हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय। इन लोगों से लड़ने के लिए रेहान को खुद से कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। रेहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक साथ 30 लोगों को सिर्फ नॉलेज के दम पर मात दे सकता था। वह बात अलग है कि सारी की सारी नॉलेज रितिका की थी, पर फिर भी बॉस होने के नाते क्रेडिट लेना रेहान कभी नहीं भूलता था। जमीन पर इन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को पड़ा हुआ देखकर रेहान जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैंने तुम लोगों को कहा था कि मेरी दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, पर तुम लोग नहीं माने। अब देखा हवा, आकाश और पृथ्वी ने मिलकर तुम लोगों का क्या हाल कर दिया। रेहान की बात सुनकर वहां जितने भी गाज जमीन पर गिरे हुए थे, वह सभी लोग और ज्यादा डर गए। इन लोगों को पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा नहीं पता था, इसीलिए इन लोगों को सच में लग रहा था कि भगवान ने इन्हें के किए की सजा दी है, और इन सब लोगों को अब रेहान से डर लगने लगा था। इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि रेहान के पास इतनी अच्छी नजर टेक्निक होगी जिससे वह खुद को यानी इंपू को इतनी बड़ी सिचुएशन से बाहर निकाल लेगा। रेहान का फिलहाल इन लोगों को सच बताने का कोई इरादा नहीं था। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वह इन लोगों को इसी तरह उलझा कर रखेगा, पर सच नहीं बताएगा। रेहान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, यह निंजा टेक्निक नहीं है, यह इंडियन टेक्निक है। तुम चाहो तो इसे शिनचैन वाली टेक्निक भी कह सकते हो, और इस टेक्निक की वजह से अगले 3 दिनों में तुम सब लोग बहुत बुरी मौत मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर जितना भी खून है वह सूख जाएगा और तुम लोग 3 दिन के अंदर अंदर कंकाल में बदल जाओगे। और रेहान की बात सुनकर जमीन पर पड़े हुए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और ज्यादा डर गए। उन्हें इस वक्त रेहान किसी जादूगर या किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। वहीं जब रितिका ने यह बात सुनी कि यह शिनचैन टेक्निक है, तो उसे हंसी आ गई और उसने मन ही मन खुद से कहा कि रेहान अभी भी बच्चा है जो शिनचैन और रामन जैसे कार्टून देखता है, और साथ ही साथ इन सब लोगों को जानबूझकर डरा रहा है। इसे देखकर तो लगता है कि बहुत बड़ा स्टोरी टेलर है, जबकि सब कुछ मेरा किया हुआ है। रेहान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी, इसीलिए एक गार्ड ने हिम्मत करते हुए अपने सूखे गले से मरी हुई आवाज के साथ रेहान से पूछा, और आगे आगे क्या होगा। इन लोगों की बातें सुनकर रेहान ने बहुत ही सस्पेंस बनाते हुए कहा, और उसके बाद तुम सब लोग धीरे धीरे इतना कहकर रेहान रुक गया और फिर उन सब लोगों की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, मैं क्या तुम लोगों को यहां कहानी सुना रहा हूं जो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा बोल रहे हो। जल्दी से बेहोश क्यों नहीं हो जाते? हमें अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। जैसे ही वहां जमीन पर पड़े बॉडीगार्ड ने यह बात सुनी तो वे लोग अगले ही पल हल्के से बेहोश हो गए। फिलहाल ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो, और रेहान इस सस्पेंस और हॉरर सीन के बीच में जबरदस्ती कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा हो। खैर, रेहान को कोई क्या ही कह सकता था। वो तो रेहान मित्तल था, इसीलिए उसे सब कुछ करने की आजादी मिल गई थी। जैसे ही यह सब लोग बेहोश हो गए तो रेहान ने रितिका को देखते हुए कहा, देखा रितिका, मैंने इन लोगों को कितना ज्यादा डरा दिया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम रेहान मित्तल के साथ काम करती हो। रेहान की बात सुनकर रितिका ने अपना मुंह बना लिया और मन ही मन बोली, हाँ, जैसे मैं तो आइंस्टाइन के साथ काम कर रही हूं ना। बड़ा आया रेहान मित्तल बनने वाला। रेहान ने कहीं ना कहीं रितिका की बात सुन ली थी, इसीलिए उसने भी हल्का सा मुंह बना लिया और फिर अपने सिर को खुजाते हुए हंसने लगा। रेहान और रितिका धीरे धीरे आगे ने लगे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ गार्ड अभी भी होश में थे, और जैसे ही उन्होंने रेहान को अपने पास आते हुए देखा तो वह दहम लोग जोर जोर से रोने लगे और रोते हुए बोले, रेहान सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हो गई, प्लीज हम लोगों को ठीक कर दीजिए और हमारे शरीर में जो भी हुआ है
उसे ठीक कर दीजिए, हम आपको यहां से जाने देंगे। ठीक है ना, प्लीज रेहान सर, हम पर विश्वास कीजिए, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। यह बात तो तय थी कि रेहान इन लोगों की बातों में नहीं आने वाला था और इन लोगों की 2_4 मीठी बातें सुनकर इन्हें ठीक नहीं करने वाला था। और वैसे भी रेहान ने कभी माफ करना नहीं सीखा था। या तो वह सजा देना जानता था या लोगों को दिल से माफ करना जानता था। रेहान इतनी आसानी से इन लोगों को नहीं जाने देना चाहता था और रेहान जानता था कि भगवान ने उन्हें सजा नहीं दी है, बल्कि रेहान ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। इसीलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लोग आगे जाकर अपनी बात से पीछे हटेंगे या नहीं। और रेहान को इतना पता था कि उसे किसी भी हाल में इन लोगों को माफ नहीं करना है। रेहान वहीं पर चुपचाप खड़ा हो गया और इन लोगों को माफी मांगते हुए देखने लगा। माफी मांगते वक्त ये लोग धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे और धीरे धीरे ये लोग गहरी नींद के आगोश में जा रहे थे। जब सब लोग एकदम बेहोश हो गए, तब जाकर रेहान ने सहमत हो हुए अपनी गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो कि अब ये लोग अपने प्लान को और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जाते जाते रेहान ने मुन्ना को एक तेज लात मारी और कॉकरोच की तरह दूसरी तरफ फेंक दिया। मुन्ना को बेहोशी की हालत में भी बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रेहान को वैसा करता हुआ देखकर रितिका ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, यह पहले ही बेहोश हो चुका है, तुम इसे अब लात क्यों मार रहे हो? रितिका की बात सुनकर रेहान ने उसे समझाते हुए कहा, मैंने कहा था ना, अगर किसी ने भी मेरी दोस्त को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं उसकी हालत खराब कर। इसीलिए बस एक लात मारकर अपनी कही हुई बात को प्रूव कर रहा था। रेहान की बात सुनकर रितिका मन ही मन थोड़ा शर्माने लगी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे अपना दोस्त नहीं कहा था और रेहान ने भी पहली बार उसे अपना दोस्त कहा था, जिसे सुनकर उसे अच्छा लग रहा था। वरना हर वक्त कंप्यूटर और मशीनों के बीच घिरी रहने वाली रितिका की सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो थी। तभी रेहान ने रितिका से कहा, हमें जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर जाना होगा, वरना शुक्ला और उसके बाद यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रितिका भी इस बात को समझती थी, इसलिए उसने तुरंत सहमत होते हुए हमें अपनी गर्दन हिला दी। रेहान ने रितिका का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा, पर तभी अचानक से रुक गया। उसे एकदम से रुकते हुए देखकर रितिका ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, अब क्या हो गया? यह सवाल सुनकर रेहान ने रितिका से कहा, मुझे अभी अभी याद आया कि हम लोग ऐसी जगह पर बंद है जहां दूर दूर तक कोई भी घर या झोपड़ी नहीं दिख रही है और हमें पता भी नहीं है कि यह जगह कौन सी है। अगर हम लोग बाहर जाते हैं तो अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है कि यहां से जाने से पहले हमें कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। अपनी बात कहकर रेहान उस तरफ चला गया जहां इन बॉडीगार्ड ने अपना सामान रखा हुआ था। वहां पर खाना पानी सब कुछ था। यह जगह शुक्ला परिवार की सबसे सीक्रेट जगह थी और यहाँ ये बॉडीगार्ड पूरे साल रहते थे, इसलिए इनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ अच्छे से की हुई थी। साथ ही साथ यहाँ ऐसा सामान भी था जो इमरजेंसी में यहाँ से बाहर जाने के लिए यह गार्ड इस्तेमाल करते थे। यहाँ रेहान और रितिका को जरूरत का सारा सामान दिख रहा था, पर इतना सारा सामान देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सामान ले और क्या नहीं टिका। और रेहान सिर्फ 2 लोग थे, इसीलिए वे लोग इतना सारा सामान नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने एक बैग वहां से उठाया और उसमें बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरत की चीज को डाल दिया और उसके बाद वो दोनों अपना अपना बैग लेकर वहां से बाहर निकल गए। रितिका और रेहान दोनों वहां सड़क पर आराम से नहीं चल सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि शुक्ला परिवार के लोग फिर से उन्हें कहीं भी मिल गए तो वापस जेल में डाल देंगे। इसीलिए उन दोनों ने पहाड़ी की तरफ से जाने का डिसाइड किया। पहाड़ों की तरफ बहुत ज्यादा जंगल है, पर फिर भी इन लोगों को हिम्मत करके वहां से जाना पड़ रहा था।
जंगल का इलाका होने की वजह से यहाँ पर सड़क नहीं बनी हुई थी और इन लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। इसीलिए इन लोगों को चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये लोग चाहकर भी अंधेरे में फ्लैशलाइट ऑन नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो कोई भी जानवर या शुक्ला परिवार का इंसान। इसीलिए यह लोग हिम्मत करके बस आगे बढ़ते जा रहे थे। पर जल्दी ही रेहान अचानक से जंगल के एक रास्ते में उलझ कर रह गया और पास की छोटी पहाड़ी से फिसल कर नीचे गिर गया। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रेहान को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए उसने गुस्से से रतिका से कहा, इस शुक्ला परिवार ने हम लोगों को कहां रखा हुआ है? अगर हम इसी तरह धीरे धीरे चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग वापस अपने आइलैंड पहुंच पाएंगे। रेहान की बात सुनकर रितिका ने अपने सामने की एक डाली को नीचे झुकाया और उस पर से एक पत्ते को तोड़कर उसे टेस्ट करने लगी। और फिर उसने रेहान से कहा, अगर मैं सही अनुमान लगा रही हूं तो हम लोग अभी शुक्ला परिवार की तरफ म्यांमार में हैं। रेहान ने भी यही अनुमान लगाया था, पर फिर भी उसने रितिका से सवाल करते हुए पूछा, ठीक है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अभी हम म्यांमार में हैं? रेहान समझता था कि शुक्ला परिवार का सारा राज, सारा बिजनेस इसी देश में है और इसीलिए यह लोग रेहान को यहीं पर लॉकअप में डालेंगे और उसे कैद करेंगे, क्योंकि अगर कहीं और करते तो शायद शुक्ला परिवार के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाती। शुक्ला परिवार की खुद की टेरिटरी में कुछ भी कर पाना रेहान के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी रेहान ने सिर्फ अनुमान लगाया था और किसे पता था शुक्ला परिवार उसे ऐसी जगह लाकर बंद करेगा जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने उसे समझाते हुए कहा, जहां तक मेरी नजर जा रही है यहां हर तरफ आयरनवुड ट्रीज है। ये पेड़ सिर्फ माउंटेन एरिया में ही उगते हैं, खास करके म्यांमार कंट्री के नॉर्थ एरिया में, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा उमजर है। इन्हीं सब बातों को सोचकर मैं ये बात कह सकती हूँ कि हम लोग फिलहाल म्यांमार कंट्री में हैं। जैसे ही रेहान ने रितिका की बात सुनी तो उसकी सारी खुशी मिट गई और वह और ज्यादा चिंता करने लगा। रेहान ने उदास होकर रितिका से कहा, इसका मतलब हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। नॉर्थ म्यांमार दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका था और इतना ही नहीं, यहाँ पर कभी भी कोई भी लड़ाई दंगा हो सकता था। यहाँ लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर खून खराबे पर उतर आते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ चारों तरफ सिर्फ रेन फॉरेस्ट थे और वह भी बहुत घने और गहरे। यहाँ की फेमस जगह माउंटेन ऑफ वाइल्ड पीपल नाम से फेमस थी, जहाँ लोग आने से भी डरते थे। एक बार अगर कोई यहाँ पर आ जाए तो वापस यहाँ से बाहर नहीं जाता था। का कारण यह था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उमजी थी। उमजर गर्मी की वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे और इतने घने जंगल में एक बार आने के बाद अक्सर लोग भटक जाते थे और इसी वजह से रास्ता भूलने और गर्मी से परेशान होकर लोग यही दम तोड़ देते थे और वापस कभी यहाँ से जा ही नहीं पाते थे। और इतना ही नहीं, इस पूरे घने जंगल में जहरीले सांप और खतरनाक जानवर मिलते थे, जिसकी वजह से लोगों के जीने की उम्मीद 0% बचती थी। अगर बेसिकली देखा जाए तो यह जगह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं थी। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो यह थी कि यहाँ पर सारे जहरीले कीड़े पाए जाते थे जो बहुत ही छोटे छोटे होते थे और इंसान अपनी आंखों से उसे नहीं देख पाता था और उनका जहर एक बार इंसान के शरीर को छू होते ही या एक डंक मारते ही फैलना शुरू हो जाता था, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती थी। यहाँ ऐसे ऐसे जहरीले कीड़े मिलते थे जो इंसान के सारे खून को चूस जाते थे और इस वजह से इस घने जंगल में इंसान न किसी भी तरह का कोई भी उपचार नहीं कर पाता था और लास्ट में आते आते उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता था। अगर कोई इंसान एक दिन भी यहाँ जिंदा रह जाए तो इस बात को बहुत बड़ी बात समझा जाता था। और रितिका और रेहान तो जिनके पास बहस करने या कहीं और जाने का ऑप्शन ही नहीं था,
उन लोगों के लिए यहां से जिंदा वापस जाना किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था। रेहान इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। एक तरफ उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं शुक्ला परिवार के लोग उन लोगों को वापस ढूंढकर कैद ना कर दे, तो वहीं दूसरी तरफ रितिका और रेहान इस बात से भी चिंता में थे कि यहां पर कोई जहरीला जानवर उन्हें मार ना दे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके लोगों को पता तक नहीं चलेगा कि रेहान यहां पर मर चुका है। यह सब सोचकर रेहान और रितिका के बढ़ने लगे, पर कुछ देर बाद रेहान को एहसास हुआ कि उसके पैर कांपने लगे हैं और अब वह एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा है। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। यह देखकर रेहान ने घबराते हुए अपनी पैंट को नीचे से ऊपर की तरफ किया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे जगह हिमालय थे उसके पैरों में चिपके हुए थे। यह नजारा देखकर रेहान बुरी तरह डर गया, और इतना ही नहीं, कुछ जोक तो रेहान से इतनी बुरी तरह लिपट गए थे कि उन्होंने रेहान का खून पीना भी शुरू कर दिया था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि उसके शरीर से कितना खून अभी तक इन जोक ने पी लिया था, पर अभी तक रेहान के पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी, और इतनी मोटी नीली सूजन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी रेहान की जान जा सकती है। हिम्मत करके रेहान ने जल्दी से अपनी बॉडी से उन जोक को पूरी ताकत लगाकर दूर करना शुरू कर दिया। हालांकि रितिका जो रेहान के पीछे पीछे ही आ रही थी, उसने तुरंत रेहान को रोकते हुए सीरियसली कहा, रेहान, आप इसे फोर्सफुली नहीं हटा सकते हैं। रितिका की बात सुनकर रेहान ने परेशान होते हुए पूछा, तो अब मैं क्या करूं? मैं इन जोक को इसी तरह अपना खून नहीं पीने दे सकता हूं। अगर ये लोग इसी तरह मेरा खून पीते रहे तो मैं जल्दी ही यहां पर एक कंकाल बनकर किसी कोने में पड़ा मिलूंगा। वैसे तो रेहान का रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड और उसके आसपास का सारा एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ही था, और वह जगह भी बहुत ज्यादा डिसोलेटेड थी, पर वहां पर इस तरह के वाइल्ड और जंगली जानवर नहीं थे, और ना ही इस तरह के जहरीले कीड़े पाए जाते थे। रेहान के आइलैंड पर भी चारों तरफ पेड़ पौधे थे, और वहां भी बहुत ज्यादा उमजरहती थी, पर फिर भी मुझे डरता मैं वह जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी, और यह जगह किसी जहन्नुम से कम नहीं है। रेहान को इतना परेशान देखकर रितिका ने उसे समझाते हुए कहा, रेहान, आप इन्हें फोर्सफुली नहीं हटा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो इनके अंग आपकी बॉडी में रह जाएंगे, और आगे चलकर यह किसी बड़े इन्फेक्शन में बदल सकता है। रितिका अपने पास में रखे हुए बैग से एक लाइटर निकालने लगी। जल्दी ही उसने लाइटर से आग लगाई और रेहान के पैर के पास ले जाकर उस जोक को आग से जलाने लगी। यह देखकर रेहान एकदम हैरान रह गया, क्योंकि जो जोक अभी तक रेहान के पैर से चिपके हुए थे वो आग की लपटों को सहन नहीं कर पाए और खुद ही रेहान के पैरों से दूर हो गए। रेहान ने अगले ही पल जमीन पर गिरे हुए उन जोक को देखा, और तब जाकर उसे सुकून की सांस आई। रेहान को अचानक से याद आया कि इतने घने जंगल में सिर्फ उसी की बॉडी पर ये जोक नहीं चिपके होंगे, बल्कि रितिका भी उसके साथ साथ ही आ रही है। यह सोचकर उसने चिंता करते हुए जल्दी से रितिका से कहा, रितिका, जल्दी से अपनी बॉडी पर देखो, कहीं तुम्हारी बॉडी पर भी यह जोक ना चिपके हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी। रितिका भी यह बात जानती थी, इसीलिए रेहान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वह खुद के हाथ पैरों को ध्यान से देखने लगी। रितिका के पैरों के नीचे की तरफ भी बहुत सारे अलग अलग इंसेक्ट चिपके हुए थे, और यह देखकर रितिका का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। रेहान भी देख रहा था। उसने जल्दी से रितिका से वो लाइट लिया और उसे उन इंसेक्ट पर लगाते हुए थोड़ा चिंता करते हुए, रितिका से, जब तुम्हारे पास इतना सारा दिमाग है तो तुम्हें इसे पहले खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ भी यह सब कुछ हो रहा है तो तुम्हें पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए। थना मेरे पास सिर्फ जोक चिपकी हुई थी, पर तुम्हारी बॉडी पर तो कितने सारे संभवनाज इंसेक्ट चिपके हुए हैं, और लगता है बहुत ज्यादा जहरीले हैं। हो सकता है अभी तुम्हें पता ना चले, पर आगे चलकर तुम्हारी बॉडी पर कब बहुत ज्यादा असर हो।
रितिका को इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसने रेहान की बात सुनकर अपनी नॉर्मल आवाज में कहा, सब ठीक है, जितनी जल्दी हम लोग इस मुसीबत से डील कर लेंगे उतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रेहान भी कहीं ना कहीं रतिका की बात से सहमत था, क्योंकि रेहान बहुत जल्दी पैनिक करने लगता था, जबकि रितिका हर चीज का सल्यूशन निकालने की कोशिश करती थी। जल्दी ही रेहान ने रितिका की बॉडी पर लगे हुए सारे इंसेक्ट को हटा दिया और तब जाकर रेहान ने परेशान होते हुए कहा, हम लोग ऐसे कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? यह सारे जोक और इंसेक्ट कभी भी हमारी बॉडी पर फिर से चिपक सकते हैं और पता नहीं अगली बार कितने ज्यादा खतरनाक होंगे और हम लोग कब तक इसी तरह से शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढते रहेंगे। रेहान की बात सुनकर रितिका ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी। रितिका को इस तरह कुछ ढूंढता हुआ देखकर रेहान ने उससे पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने गहरी लंबी सांस ली और फिर रेहान से कहा, मैं इंसेक्ट रिपलिंग प्लांट ढूंढ रही हूं। इतना कहकर रितिका वापस अपने काम में लग गई। फिलहाल उसे रेहान को डिटेल में प्लांट के बारे में बताने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रितिका जानती थी कि उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए उसने रेहान को समझाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि रेहान साइंस की भाषा नहीं समझेगा। जैसा कि कहा जाता है कि हर फील्ड की अपनी स्पेशलिटी होती है और रेहान कभी भी इन सब चीजों से पहले नहीं गुजरा था, इसलिए उसे इन सब के बारे में, खास करके किसी स्पेसिफिक प्लांट के बारे में समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। तभी रितिका ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मुझे वह प्लांट मिल गया। असल में रितिका ने अभी इस प्लांट को नहीं ढूंढा था, बल्कि जब से रेहान और रितिका इस जंगल में एंटर हुए थे, तब से रितिका चारों तरफ इस पेड़ को ढूंढते हुए चल रही थी। हालांकि जिस इंसेक्ट रिपलिंग प्लांट को रितिका ने अभी भी ढूंढा था, वह ऐसे ही किसी भी जगह पर नहीं मिलता था, बल्कि यह प्लांट बहुत मुश्किल से दिखाई देता था। वैसे तो इतने घने जंगल में कहीं भी यह पेड़ मिल सकता था, पर सबसे बड़ी बात नॉलेज की थी, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो इस तरह के प्लांट के बारे में नॉलेज ही नहीं होती थी और वो लोग गलत प्लांट अपने लिए चुन लेते थे। रितिका जब से जंगल में चल रही थी, तब से चारों तरफ इस पेड़ को देखते हुए चल रही थी। उसने अपना 1 सेकंड भी इस सिचुएशन को कोसने में नहीं लगाया जैसे रेहान कोस रहा था, बल्कि वो लगातार कोई सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। तो फाइनली अब जाकर उसे यह इंसेक्ट रिपलिंग प्लांट मिल गया था। वैसे तो रितिका हमेशा अपनी रिसर्च में लगी रहती थी, इसीलिए उसे इन सब छोटी छोटी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, पर थी तो एक इंसान ही, और वह अपने साथ इन जहरीले इंसेक्ट को इस तरह नहीं करने दे सकती थी। वैसे रितिका ने अभी जो प्लांट ढूंढा था, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था जितना ज्यादा इंडस्ट्री में बनने वाले रिपलिंग प्लांट होते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग तरह के केमिकल भी मिलाए जाते हैं। पर इस सिचुएशन में इससे ज्यादा इफेक्टिव चीज इन लोगों को नहीं मिल सकती थी, इसीलिए रितिका इसी से काम चला रही थी। रितिका को जैसे ही यह प्लांट मिला तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई, और खुश होकर उसने जल्दी से अपने हाथ के शर्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड किया और उस प्लांट को अपने हाथ पर लगाने वाली थी। लेकिन कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा खुश होना भी मुसीबत में डाल सकता है, और रितिका के साथ भी यही हुआ। अचानक से वहां के पास के पेड़ में से काली परछाई एकदम से जंप करके रितिका के हाथ को बाइट करके चली गई। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रितिका को एहसास तक नहीं हुआ, और अगले ही पल उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गया। इस वक्त रितिका को बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर रितिका कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी थी और रेहान के पास रिएक्ट करने का टाइम बिल्कुल नहीं था। रेहान ने जल्दी से आसपास देखा तो इन्हें पता चला कि रितिका के हाथ पर भी अभी जो बाइट मारी गई थी, वह एक लीले सांप ने मारी थी, जिसकी वजह से उसे इतनी तेज दर्द हो रहा था। जैसे ही रेहान को पता चला
वह डर के मारे उछलकर इधर उधर भागने लगा। रात के टाइम पर सांप बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। रितिका को बहुत तेज दर्द हो रहा था। पहले इस जहर को सक करना होगा। अपनी बात कहकर रितिका ने जल्दी से अपनी शर्ट के एक टुकड़े को फाड़ा और जल्दी से उस जगह पर बांध दिया जहां पर सांप ने उसे काटा था। रितिका ने इस कपड़े के टुकड़े को इतना तेज बांधा था कि जहर उसके हाथ से उसके बाकी के शरीर में ना फैले। उसके बाद रितिका ने रेहान से कहा कि वह जल्दी से बैग से एक चाकू निकाले और जहां पर सांप ने काटा है वहां पर चाकू से एक क्रॉस शेप में छोटा सा घाव कर दे। रितिका ने जैसा जैसा कहा रेहान ने तुरंत वैसा ही कर दिया। जल्दी ही यह सारा काम हो गया और उसके बाद रितिका अपना मुंह नीचे करके अपने हाथ की तरफ उस जहर को अपने मुंह से पीकर फेंकने वाली थी कि तभी रेहान ने कुछ ऐसा किया जिससे रितिका भी हैरान रह गई। रेहान ने जल्दी से रितिका का हाथ पकड़ा और जिस जगह पर घाव किया था उस जगह पर उस घाव पर से जहर को सक करते हुए अपने मुंह में भर लिया। रेहान ने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था, इसलिए उसे सांप के जहर को मुंह में लेने का कोई भी आइडिया नहीं था। हालांकि उसने पहले टीवी और मूवीज में ऐसा देखा था, इसलिए उसने तुरंत वैसा ही कर दिया। रेहान को इस दौरान बस एक ही चीज का ध्यान रखना था कि वह किसी भी हाल में उस जहर को निगले ना। उसे बस तुरंत उस जहर को रितिका की बॉडी से सक करके अपने मुंह में लेना था और तुरंत उसे थूक देना था। इससे रेहान की खुद की जान भी बच जाएगी और जहर उसके शरीर में नहीं फैले। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी यह था कि इस जहर को अपने मुंह में लेते वक्त रेहान के मुंह में कोई भी घाव नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो रेहान की अपनी जान खतरे में पड़ सकती थी। रेहान को इस जहर को अपने दांतों पर नहीं लगने देना था, वरना रेहान के दांत सड़ सकते थे और साथ ही साथ यह जहर उसके शरीर में भी फैल सकता था। इससे रितिका तो थोड़ी ठीक हो जाती और रेहान के शरीर में जहर फैल जाता। रेहान काफी देर तक कोशिश करता रहा और धीरे धीरे जहर को बाहर फेंकता रहा। रेहान धीरे धीरे जहर को रितिका के शरीर से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी रितिका ने रेहान से कहा, रेहान, तुम्हें यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद यह कर लूंगी। अगर तुम्हारे शरीर में भी जहर फैल गया तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे और कोई हमें बचा नहीं पाएगा। कम से कम अगर एक इंसान सही रहेगा तो दूसरा इंसान उसे बचाने की कोशिश कर सकता है। रेहान अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। जैसे ही उसने रितिका की बात सुनी तो उसने अपने मुंह में भरा हुआ खून नीचे जमीन पर डाला। अभी तक घाव काफी सही हो चुका था और जो हाथ जहर की वजह से नीला पड़ गया था वह भी अब वापस नॉर्मल हो रहा था। रितिका की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, मैं तुम्हें यहां अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूं। अगर हमारा मरना यहां परत है तो हम यहां से बचकर नहीं जा पाएंगे, पर अगर हमारी जिंदगी अभी भी बची हुई है तो हम हर हाल में यहां से जिंदा वापस जाएंगे और अगर मरना ही है तो हम दोनों साथ मरेंगे। तुम मेरी वजह से यहां फंसी हो, मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैसे ही रितिका ने रेहान की बात सुनी तो वह तुरंत चुप हो गई। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि रेहान, जो हमेशा फैक्टफुलनेस में रितिका नहीं चाहती थी कि इस तरह के एनवायरनमेंट में रेहान किसी भी तरह का रिस्क ले। तभी कुछ सोचकर रितिका ने रेहान से पूछा, क्या इसका कोई फायदा है? रेहान, जो अपने काम में लगा हुआ था, उसे समझ नहीं आया कि रितिका क्या पूछना चाहती है, इसलिए उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब? रितिका ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, मेरे लिए यह सब कुछ करने से कोई फायदा है क्या? रितिका का सवाल सुनकर रेहान ने तेज तेज अपनी गर्दन हाँ में लाते हुए कहा, बिल्कुल फायदा है। रेहान ने मन ही मन इस ग्रेट साइंटिस्ट रितिका को अपनी दोस्त मान लिया था और वह अपनी दोस्त को इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता था। ऊपर से रितिका ने अपनी जान पर खेलकर रेहान की जान बचाई थी, उसके साथ इतनी दूर यहां तक आई थी। भला वह लास्ट मिनट पर रितिका को यहां अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था? और रेहान कैसे भूल सकता था कि उस काली कोठरी में से निकलने में रितिका ने ही रेहान की मदद की थी।
उसी का दिमाग था जिसकी वजह से आज वो लोग शुक्ला परिवार की कैद से आजाद होकर यहां पहुंचे थे। रेहान की बात सुनकर रितिका खुश हो गई थी और इसीलिए उसने अचानक से मजाक करते हुए और जोर से हंसते हुए रेहान से कहा, ठीक है, पर अगर तुम इसी तरह मेरा खून पीते रहे तो मैं जल्दी ही एक कंकाल बन जाऊंगी। और इतना कहकर रितिका जोर जोर से हंसने लगी। शायद रेहान ने पहली बार रितिका को मजाक करते हुए देखा था और इस तरह खुलकर हंसते हुए देखा था। उसे इस तरह हंसता हुआ देखकर रेहान को भी अच्छा लगने लगा और उसकी भी टेंशन थोड़ी कम हो गई। तभी उसने रितिका से थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, तुम सच में अब ठीक हो ना? वैसे तो रितिका के हाथ में अभी भी सूजन थी, क्योंकि जिस जगह पर सांप ने काटा था वहां से भले ही जहर निकाल दिया गया हो, पर कट लगने की वजह से वहां सूजन तो आ ही गई थी। रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूं। अब तुम भी थोड़ा सावधान रहो और उस इंसेक्ट रेपेलेंट प्लांट को उठा लो। रितिका की बात सुनकर रेहान ने तुरंत उसे और कहा और रितिका के पास से खड़े होते हुए एक बार फिर से उसने उसकी चोट को देखा। 80 पर जहर बिल्कुल निकल चुका था। उसके बाद रेहान ने उस ग्रास पर हल्के से पैर मारा ताकि कोई और जानवर हो तो वह निकल जाए। जब वहां कोई मूवमेंट नहीं हुई तो रेहान ने प्लांट को उठा लिया। उस रेपेलेंट प्लांट को उठाने के बाद रेहान वापस रितिका के पास आया और उससे पूछा, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने उसे कहा, सबसे पहले हमें इस रेपेलेंट प्लांट को गंडे करना होगा और उसके बाद इसका पेस्ट बनाकर अपनी बॉडी पर लगाना होगा। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो 1 मिनट के लिए वह दंग रह गया, क्योंकि ग्राइंड करने के लिए उनके पास यहां पर कोई भी औजार नहीं था। रेहान ने कुछ सोचते हुए रितिका से पूछा, क्या हम इसे अपने मुंह से चबा सकते हैं? रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने उसे बताया, हाँ, ऐसा किया जा सकता है, पर इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब होता है। रितिका की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, जंगल में हम जिंदा रह जाएंगे, यही बहुत बड़ी बात है। टेस्ट के बारे में सोचने का तो टाइम भी नहीं है। अगर यह आइडिया काम कर गया तो टेस्ट का भी जुगाड़ हो जाएगा। और इतना कहकर रेहान उस प्लांट को लेकर अपने मुंह में डालकर जल्दी जल्दी चबाने लगा। कुछ देर तक इसी तरह चबाने के बाद रेहान अचानक से अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि यह सच में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल था। इस वक्त रेहान के मुंह का टेस्ट बहुत ही ज्यादा कड़वा और कसैला हो गया था। शायद सिर्फ कसैला ही नहीं हुआ था, बल्कि एक अजीब सा एहसास उसके पूरे शरीर में हो रहा था। पर रेहान इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और दुनिया के सबसे टेस्टी और डिलीशियस खाने के बारे में सोचने लगा। इस तरह से उसने अपना मन बहलाया और वापस उस रेपेलेंट प्लांट को चबाना शुरू कर दिया। रेहान जो रेपेलेंट प्लांट चबा रहा था वह छोटा नहीं था। एक बार इसे मुंह में लेने के बाद और कई देर तक चबाकर इसकी लुग्गी या पेस्ट बनाने के बाद यह रेहान और रितिका दोनों के लिए काफी हो जाता। इस वक्त रेहान को रितिका और खुद के दोनों के लिए यह पेस्ट तैयार करना था, इसीलिए उसने लगातार उस रेपेलेंट प्लांट को चबाना ही सही समझा। और कुछ देर बाद उसने उस पूरे रेपेलेंट प्लांट को जमीन पर डाल दिया और अपनी पूरी बॉडी पर लगाने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार वाली जिंदगी जीने वाला रेहान मित्तल ऐसी भी जिंदगी जिएगा? माना कि उसने काफी टाइम तक गरीब से गरीब इंसान वाली जिंदगी जी थी, पर फिर भी वापस अपनी लाइफ को इतने अच्छे से एंजॉय करने के बाद रेहान इस तरह की जिंदगी जी रहा था और फिर भी उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। शायद इसी को कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ होना। रेहान ने अपने शरीर पर उस पेस्ट को लगाते हुए रितिका से मजाक करते हुए कहा, तुम्हें यह थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा? जरूर तुम्हें लग रहा होगा। और इतना कहकर रेहान रितिका को देखने लगा। रेहान जानता था कि अगर इस वक्त रितिका की जगह कोई और लड़की होती तो वह कभी भी उसकी लार के साथ बने हुए इस रिपेलेंट प्लांट के पेस्ट को अपनी बॉडी पर नहीं लगाती। पर रितिका ऑर्डिनरी लड़कियों से अलग थी।
वह कभी भी उन चीजों पर ध्यान नहीं देती थी जिन पर ऑर्डिनरी लोग ध्यान देते थे। उसका फोकस हमेशा अपने काम पर होता था। तभी उसने रेहान से कहा, मुझे लगता है तुम्हें ध्यान से थोड़े और रेपेलेंट प्लांट्स को चबाना होगा। जैसे ही रेहान ने रितिका की बात सुनी तो वह 1 मिनट के लिए दंग रह गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जिस रेपेलेंट प्लांट को रेहान अभी चबा रहा था वह बाकी नॉर्मल रेपेलेंट प्लांट्स की तरह नहीं था। इस रेपेलेंट प्लांट में सिर्फ गंदी बदबू ही नहीं आती थी, बल्कि इसमें कुछ स्लाइट हेयर थॉर्न्स भी थे, और इस रेपेलेंट को मुंह में चबाते वक्त ऐसा लगता था जैसे हजारों सुइयों को मुंह में चबा जा रहा हो, क्योंकि यह रेपेलेंट प्लांट बहुत ही ज्यादा नुकीला था। तो रेहान को अब डर लग रहा था कि वह अपना मुंह आगे फ्यूचर में इस्तेमाल कर भी पाएगा या नहीं। हालांकि यह रेपेलेंट इतनी भी नुकीली नहीं थी कि रेहान का मुंह ही कट जाए। अभी तक रेहान और रितिका दोनों ने अपने पूरे शरीर पर उस रेपेलेंट प्लांट को लगा लिया था, और दोनों किसी हरे पेड़ की तरह लटकर चाहे लग रहे थे। एक बात तो तय हो गई थी कि अब इन लोगों को जहरीले जानवरों और इंसेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए रितिका से कहा, काफी टाइम हो गया है, हमें जल्दी ही यहां से निकलना होगा, वरना शुक्ला परिवार के भेजे हुए लोग हमें फिर से पकड़ लेंगे। रेहान की बात सुनकर रितिका भी सहमत होते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। रेहान और रितिका दोनों को ही इस बात की चिंता नहीं थी कि वह लोग इस जंगल में कैसे आगे बढ़ेंगे और सरवाइव कर भी पाएंगे या नहीं, पर फिलहाल इन्हें इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ना था, क्योंकि यह लोग जितनी ज्यादा देर करेंगे उतनी ज्यादा इन लोगों की मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। रेहान और रितिका को शुक्ला परिवार की कैद से आजाद हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और अभी भी वो लॉकअप इन लोगों से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए इन दोनों को चिंता हो रही थी। जैसे ही शुक्ला परिवार को पता चलेगा कि ये दोनों यहां से भाग गए हैं, तो वे लोग चारों तरफ अपने आदमियों को फैला देंगे और हर हाल में इन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलते चलते कुछ देर बाद रेहान ने फिर से रितिका से पूछा, तुम्हारी चोट अब कैसी है? रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने उससे कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसा नहीं था कि वह बहुत ही ज्यादा दलीला सांप था जिससे मैं मर जाती। जैसे ही जहर दूर हुआ और थोड़ा सा ये लेप लगा लिया तो अब मैं ठीक हूं। रितिका हमेशा कैलकुलेशन के साथ चलती थी। उसे पता था कि किस बात पर परेशान होना है और किस पर नहीं, इसीलिए वह कभी भी किसी भी सिचुएशन में बहुत जल्दी घबराती नहीं थी जब तक उसे खतरा महसूस नहीं होता था। पर शायद इस बार रितिका ने सही कैलकुलेशन नहीं की थी। वह अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि अगले ही पल उसके पैर लड़खड़ा लगे और वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि लास्ट मोमेंट पर रेहान ने उसे पकड़ लिया। रेहान ने परेशान होते हुए कहा, क्या तुम सच में ठीक हो? ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। रेहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रितिका ने उसे हाथ दिखाकर बोलने से रोक दिया और अपनी बात रखते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि यह सब करने में ना टाइम बर्बाद करना चाहिए। रेहान, हमने अभी अभी जो ट्रीटमेंट लिया है वह इमरजेंसी सिचुएशन में लिया जाता है। रितिका जानती थी कि उन लोगों ने जिस जंगली पौधे को अपने शरीर पर लगाया है वह पौधा जानवर जहर को मार तो सकता है, पर यह जहर का पूरा इलाज नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी रितिका जहर की वजह से इफेक्टेड थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान से सिर्फ इतना चाहता था कि रितिका की जान को खतरा ना हो, और अगर इसके लिए उसे शुक्ला परिवार के सामने झुकना भी पड़े तो भी वह झुक जाएगा। पर रितिका इस बात को पहले ही समझ गई थी, इसीलिए उसने बीच में ही रेहान की बात को काट दिया। तभी अचानक से रितिका अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने रेहान से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं रेहान, बस थोड़ा बहुत ही तो चलना है, हम लोग चल लेंगे। इतना कहकर रितिका अपने पैर को धीरे धीरे घसीटते हुए लगी। रेहान भी यह देख सकता था, इसलिए उसने फिर से रितिका को कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो,
अगर यह जहर बहुत ज्यादा डेंजरस है तो मैं तुम्हें लेकर वापस उस लॉकअप में चला जाऊंगा। रितिका को वापस वहां नहीं जाना था। कितनी मेहनत के बाद तो वह लोग उस जेल से निकल कर आए। ककराए थे, इसलिए उसने रेहान को विश्वास दिलाते हुए कहा, मुझ पर विश्वास करो रेहान, मैं बिल्कुल ठीक हूं, हमें अब चलना चाहिए। इतना कहकर रतिका रेहान को आगे की तरफ धकेल हुए उसके पीछे पीछे चलने लगी और साथ ही साथ वह उसे एमएमए की टेडियस सिबोडाइमा इस एनवायरनमेंट के बारे में भी बताने लगी। रितिका रेहान को बता रही थी कि इस एनवायरनमेंट में बहुत से ऐसे जानवर और पेड़ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर किया जा सकता है। जैसे कि अभी अभी इन लोगों ने रिपेलेंट प्लांट का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो खरपतवार थे उनका इस्तेमाल कैसे जानवरों और जहरीले कीड़ों को डराने के लिए किया जा सकता था, और साथ ही साथ इतने घने जंगल में पानी को कैसे साफ रखा जा सकता था, और कौन से पौधे पर उगे फलों को खाना चाहिए था और किन को नहीं खाना चाहिए था। रितिका आज काफी डिटेल में सारी बातें रेहान को बता रही थी और रेहान ध्यान से हर एक बात को सुन रहा था। उसे आज दो चीजों से हैरानी हो रही थी, एक रितिका के किसी भी बात को डिटेल में बताने से, और दूसरा जंगल में भी इतना अच्छा लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। यह जानकर रेहान काफी ज्यादा हैरान था। अंधेरे में यह दोनों लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। ये लोग कहीं भी रुक नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें डर था कि शुक्ला परिवार के लोग इनका पीछा कर रहे होंगे और यह किसी भी हाल में खुद को उनके हाथों नहीं लगने दे सकते थे। इसी वजह से इन लोगों ने इतने घने जंगल में फ्लैशलाइट भी ऑन नहीं की थी। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत फ्लैशलाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। जब इन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो कुछ देर के लिए लोग टच का इस्तेमाल करके अपना रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। रेहान को तो आज रितिका की बहुत ज्यादा वैल्यू समझ आ रही थी। आज तक वह सोचता था कि रितिका सिर्फ एक किताबी कीड़ा है जिसे रिसर्च और कंप्यूटर से फुर्सत ही नहीं मिलती है, पर आज पहली बार वह रितिका से बातें करके उसके बारे में जान रहा था, और उसे जितना जान रहा था उसे उतनी हैरानी हो रही थी, क्योंकि रितिका कोई किताबी कीड़ा नहीं थी बल्कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल लड़की थी जो सिचुएशन के साथ साथ खुद को ढाल लेती थी। रेहान खुश था कि रितिका उसके साथ यहाँ आ गई, वरना वके कभी भी शुक्ला परिवार की कैद से बाहर नहीं आ पाता। ऐसा नहीं था कि रेहान काबिल नहीं था, पर उसे पता नहीं चल पाता कि निकलना कैसे है। असल में इतने घने जंगल में शरीर की ताकत से ज्यादा दिमाग और उसकी नॉलेज की जरूरत थी, जो रेहान के पास इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी रितिका के पास थी। सिर्फ नॉलेज के दम पर ही इस जंगल में सर्वाइव किया जा सकता था और यहां से बाहर निकला जा सकता था, पैसे या फिजिकल पावर की हेल्प से नहीं। रितिका अभी भी घायल थी। उसके शरीर पर जो सांप के काटने के निशान थे वह अभी तक भरे नहीं थे, और जख्म उसका अभी तक ठीक तरह से ठीक भी नहीं हुआ था। रेहान ने भले ही जहर निकाल दिया था, पर फिर भी रितिका बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। ऊपर से इतना चलने की वजह से उसे और ज्यादा दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ रितिका अपनी तकलीफ रेहान को बता नहीं रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रेहान को कोई भी परेशानी हो। इसीलिए वह चुपचाप जल्दी जल्दी चलती, पर मैं अपनी मेहनत को इस तरह वेस्ट नहीं जाने दे सकती हूं। मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रेहान इतना कहकर रितिका ने रेहान के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया और इस तरह दिखाने लगी जैसे वह बिल्कुल ठीक है, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हालांकि उसने 2 ही कदम लिए थे कि तभी उसे फिर से चक्कर आने लगे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी जमीन पर गिर जाएगी। रेहान ध्यान से उसे देख रहा था और अगले ही पल भागकर उसने उसे संभाल लिया और बहुत नर्वस होते हुए बोला, कम से कम अब तो झूठ बोलना बंद करो। देखो, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें कदम भी नहीं चल सकती हो, और फिर भी तुम इस तरह क्यों दिखा रही हो कि तुम ठीक हो। रितिका ने अपनी कमजोर हाथों से रेहान का चेहरा छूते हुए उससे कहा, तुम सही कह रहे हो, मैं और ज्यादा नहीं चल सकती हूं। एक काम करो,
मुझे यही छोड़ दो और तुम आगे बढ़ जाओ, और मैंने तुम्हें इस जंगल में सरवाइव करने के लिए जो बातें सिखाई थी उसे ध्यान रखना, और किसी भी लीले पौधे के पास मत जाना। जैसे ही रेहान ने रितिका बात सुनी तो उसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ, और उसने अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए और गुस्से से चिल्लाते हुए रितिका से कहा, यह क्या बकवास बातें किए जा रही हो? मैं कैसे तुम्हें इस हालत छोड़कर जा सकता हूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा करके मैं अपने आप को एक मर्द कह सकता हूं? रेहान की बात सुनकर रितिका ने उसे समझाते हुए कहा, रेहान, इमोशनल मत बनो और थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। अगर मैं यहां रहूंगी तो शुक्ला परिवार के लोग मुझे पकड़ लेंगे, और हो सकता है कि टाइम रहते वो मुझे बचा भी ले। अच्छा होगा अगर तुम यहां से मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। रेहान के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बेवकूफ लड़की के गले पड़ गया है। कुछ देर तक रेहान चुपचाप खड़ा रहा, और उसके बाद उसने एक गहरी लंबी सांस लेकर, और वह खुश थी कि दोस्त नाम का रिश्ता इस दुनिया में आज भी जिंदा है, और लोग आज भी इस रिश्ते को सीरियसली लेते हैं। वरना रेहान जो इतना अमीर और बड़े परिवार का बेटा है, अगर वह खुद की जान बचाना चाहता तो कब का रितिका को यहां छोड़कर चला जाता। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने बॉस होने का और दोस्त होने का दोनों का फर्ज निभाया। रितिका मन ही मन इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थी, और यह कह पाना मुश्किल था कि यह जहर का असर हो रहा था या फिर रेहान की परवाह का। आज पहली बार किसी ने उसे इंपॉर्टेंस दी थी, उसकी पढ़ाई की वजह से नहीं बल्कि उसकी खुद की वजह से, और यह बात उसे काफी अच्छी लग रही थी। फिलहाल रितिका का सिर धीरे धीरे भारी हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, और उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। रितिका चुपचाप रेहान के कंधे पर सिर रखकर उसकी पीठ पर लदे हुए आगे बढ़ रही थी। शायद कोई नहीं जानता था कि जो रितिका शुरू से लेकर अब तक बहुत ज्यादा हिम्मत दिखा रही थी, असल में उसे भी इन जंगलों से बहुत डर लग रहा था। हालांकि रेहान का साथ पाकर अब उसे अब डर कम लग रहा था। यहां तक कि रितिका मन ही मन सोचने लगी कि अच्छा हुआ जो उसका हाथ सांप ने काट लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। कम से कम वह आराम से रेहान की पीठ पर लटक कर जतो सकती है। यह बात सच है कि आज पहली बार रितिका ने पर्सनल होकर और फिश होकर कुछ सोचा था, पर हर वक्त पढ़ाई और किताबों में उलझी रहने वाली फिलहाली रितिका, जिसकी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी, उसके दिमाग में यह थॉट आना भी अपने आप में बहुत अच्छी बात थी। वह धीरे धीरे सोशल हो रही थी। रितिका तो अपनी सोच में बहुत आगे चली गई थी। वह तो मन ही मन पता नहीं क्या कुछ सोच रही थी। शायद जहर का असर उसके दिमाग तक हो गया था, और मध्यहोश की वजह से वह ऐसा सोच रही थी। पर सच यह था कि फिलहाल रितिका के दिमाग में पूरी फैमिली प्लानिंग चल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह लोग जंगल में ही किसी जगह अपना घर बनाकर इस नेचर के बीच में रहे और एक बंजारे वाली जिंदगी कीजिए, और साथ ही साथ रेहान और रितिका के 3_4 बच्चे भी हो। बार उन्हें तुरंत पकड़ लेता और कभी भागने ही नहीं देता। भले ही रेहान भागने में सक्सेसफुल हो गया था, पर अभी भी रेहान और रितिका बहुत दूर तक नहीं पहुंचे थे। काली अंधेरी रात का साया चारों तरफ फैला हुआ था। हालांकि शुक्ला परिवार के लोगों के लिए भी रेहान को इस वक्त ढूंढना मुश्किल था, पर वह लोग इस जगह से अनजान नहीं थे, इसीलिए वे लोग तुरंत रेहान को ढूंढने निकल गए। और इन लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, और यह लोग कभी भी रेहान और रितिका को पकड़ सकते थे। अगर सच में यह लोग चारों तरफ जंगल में फैल जाते हैं तो जल्दी ही रेहान को पकड़ लेंगे। शुक्ला परिवार के लोगों को इस तरह के ट्रॉपिकल माउंटेन्स की काफी ज्यादा आदत थी, और ये लोग